देवस्थानम बोर्ड को लेकर उत्तराखंड में विरोध की आवाज लगातार ऊंची होती जा रही है। तीर्थ पुरोहितों के साथ अब व्यवसायियों ने भी सरकार के इस फैसले के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद कर दी है। 31 अक्टूबर को जहां तीर्थ पुरोहितों ने इसे लेकर बंद बुलाया और सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप तक लगाया। और तीर्थ पुरोहितों के विरोध के बीच पूर्व सीएम त्रिवेंद्र रावत का बड़ा बयान सामने आया है। त्रिवेंद्र रावत ने चारधाम देवस्थानम बोर्ड उत्तराखंड के गठन को इतिहास में सबसे सुधारात्मक कदम करार दिया है। साथ ही केदारनाथ में उनके खिलाफ हुई नारेबाजी पर कहा कि बाबा केदार सबको माफ करे। हमारे देश में तमाम जगहों पर ट्रस्ट है, बोर्ड है, ऐसे में मंदिरों का ढंग से रख रखाव हो रहा है। कल की जो घटना घटित हुई है उस पर केवल इतना कहना चाहूँगा कि बाबा केदार इन सबको माफ करे, क्षमा करे। जो कुछ भी हुआ वो देवभूमि उत्तराखंड की जो पहचान है उसके अनुकूल नहीं हुआ। चारधाम देवस्थानम बोर्ड को लेकर के जो विरोध किया जा रहा है, देखिए तो बड़ा स्पष्ट समझ लेना चाहिए कि इसमें 51 मंदिर और भी हैं जिनमें रख रखाव की भी समस्या है। और यह भी समझ लेना चाहिए कि हमारे देश में तमाम जगहों पर ट्रस्ट हैं, बोर्ड हैं, वहाँ पर उसके बाद कितना बड़ा परिवर्तन आया है उसको अध्ययन की जरूरत है। दुनिया के 125 करोड़ हिंदू, उनका अधिकार है तमाम मंदिरों पर, वो वहाँ पर आना चाहते हैं और विशेषकर चारधाम में आना चाहते हैं। तो उन सबकी भी भावनाओं का सम्मान होना चाहिए। वो क्या चाहते हैं उसको भी देखा जाना चाहिए। और इसलिए चारधाम देवस्थानम बोर्ड, मैंने शुरू से कहा कि ये उत्तराखंड के 20 साल के इतिहास में सबसे बड़ा और सुधारात्मक कदम है। इसको इस रूप में देखा जाना चाहिए। कुछ लोगों को पीड़ा होगी, कुछ लोगों को पीड़ा होगी। हमको चिंता उनकी करनी है कि जो अपनी पीड़ा के कष्ट को हरने के लिए यहाँ पर प्रार्थना करने के लिए आते हैं। तो सबसे बड़ा सुधारात्मक कदम इसको उत्तराखंड के इतिहास का बताया है पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने। अब उसके बाद क्या वातावरण है, बयान आपने सुन लिया। आइए चलते हैं पंकज राणा के पास, उनसे जानते हैं कि इस वक्त सियासी वातावरण क्या है। पंकज, ये बड़ी घटना थी, त्रिवेंद्र रावत का वहां पर विरोध और उसके बाद उनका वापस जाना और उसके बाद ये बयान। प्रधानमंत्री को 5 नवंबर को आना है और इस तरह से वहां पर माहौल बना हुआ है, वातावरण बना हुआ है। क्या हो सकता है आने वाले 2-3 दिनों में, इस पर प्रकाश डालें आप। बिल्कुल राजेंद्र, देखिए बड़ी महत्वपूर्ण बात आपने कही है कि जिस तरह से पार्टी इस पूरे मामले को पटाक्षेप करने में लगी हुई है, पूरी तरह से इस मामले को इस कोशिश में लगी है कि कैसे भी इस मामले को शांत कर दिया जाए, क्योंकि चारों धामों में जो तीर्थ पुरोहित हैं वो विरोध कर रहे हैं। प्रधानमंत्री के दौरे से पहले पार्टी संगठन हो या सरकार हो, लगातार पुरोहितों से बातचीत कर रही है। वो कोशिश कर रही है कि पुरोहितों का विरोध प्रधानमंत्री के सामने किसी भी तरह से उजागर नहीं होना चाहिए। और एकाएक फिर पूर्व मुख्यमंत्री का इस तरह से बयान आना कि ये सबसे बड़ा सुधारात्मक कदम होगा मंदिरों के रखरखाव के लिए, तो ये बात साफ जाहिर हो गई है कि पूर्व मुख्यमंत्री अभी भी अपनी बात पे अटल हैं। वो भंग, जो देवस्थानम बोर्ड है वो इसको भंग करने के पक्ष में बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि पहले भी वो कह चुके हैं कि ये भंग नहीं होना चाहिए। लेकिन सरकार का ये मत है, सरकार इस तरह की कोशिश कर रही है कि इसमें बीच का रास्ता निकाला जाए, ताकि जो तमाम तीर्थ पुरोहित हैं उनका जो विरोध है वो प्रधानमंत्री के सामने तक ना आए, तमाम जो नेता आने वाले हैं भाजपा के उनके सामने आए। इसके साथ साथ एक बड़ी बात यह है कि जिस तरह से किसान आंदोलन उत्तर प्रदेश में बढ़ रहा है, ऐसे ही तीर्थ पुरोहितों का आंदोलन इन 3 जिलों में सबसे ज़्यादा बढ़ रहा है, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग और चमोली। और चमोली की जितनी भी विधानसभा सीटें हैं, चाहे हम रुद्रप्रयाग की बात करें या उत्तरकाशी की बात करें, तो ये तीर्थ पुरोहितों से ही प्रभावित है। इनमें भाजपा को बड़ा झटका लग सकता है। इसके साथ साथ अब व्यापारी मंडल भी तीर्थ पुरोहितों के साथ हो गया, दूसरे समाज के लोग भी लगातार तीर्थ पुरोहितों के साथ खड़े हो रहे हैं। तो इस बात से कहा जा सकता है कि यदि सरकार और संगठन इस पर कोई बड़ा फैसला जल्द नहीं लेती है तो इसका बड़ा खामियाजा भारतीय जनता पार्टी को भुगतना पड़ सकता है। चुनावों में कहीं ना कहीं ये हार का भी इसमें भाजपा को
को सामना करना पड़ सकता है। वहीं अगर पूर्व मुख्यमंत्री जिस तरह से कह रहे हैं कि वो सबसे बड़ा सुधारात्मक कदम है और इसमें तमाम मंदिरों को रखा गया, उसका रखरखाव बेहतर होगा, तो इस बात से समझा जा सकता है कि पूर्व मुख्यमंत्री अभी भी अपनी बात पे अटल हैं। वो सरकार और संगठन के बिल्कुल बिल्कुल वो अपनी बात पे अटल हैं और वो कह रहे हैं बार बार पंकज के पीड़ा होगी, कुछ लोगों को पीड़ा होनी ही है, लेकिन इससे बड़ा सुधारात्मक कदम हो नहीं सकता था जो उठाया गया है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका पंकज राणा इन तमाम जानकारियों के लिए। और अब बात प्रधानमंत्री मोदी के केदार संकल्प की, जिसे वो 5 नवंबर को पूरा करने जा रहे हैं। पीएम शुक्रवार को बाबा केदार के धाम जाने वाले हैं। यहां वो केदारनाथ की तरफ से कई परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे और इन तमाम परियोजनाओं में सबसे खास है आदि गुरु शंकराचार्य की प्रतिमा, जिसका अनावरण प्रधानमंत्री करने जा रहे हैं। पीएम के दौरे को लेकर तमाम तैयारियां वहां पर पूरी कर ली गई। ऐसा भव्य दिव्य आदि शंकर का वो स्थान बने, उनका समाधि स्थल बने, और वो भी ऐसे बने कि आदि शंकर का स्थान केदार से थोड़ा सा भी अलग हुआ ऐसा अनुभव न करे। आज से ठीक 4 साल पहले वो 20 अक्टूबर 2017 की तारीख थी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक संकल्प लिया था। ये संकल्प था केदारनाथ धाम को संवारने का, तमाम सुविधाएं देने का और आदि शंकराचार्य की समाधि को ऐसी भव्यता देने का जो केदार धाम जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए एक बेहतरीन अनुभव साबित हो। पीएम मोदी के इसी संकल्प के पूरा होने का वक्त अब आ गया है। 5 नवंबर को प्रधानमंत्री मोदी एक बार फिर केदारनाथ की यात्रा पर आ रहे हैं, जहां वो आदि शंकराचार्य की समाधि स्थल का उद्घाटन करेंगे और उनकी मूर्ति का अनावरण करेंगे। यात्री को आदि शंकर के पास जाते ही उस महान तपस्या की परंपरा के साथ एक आध्यात्मिक चेतना की अनुभूति हो, वैसी एक रचना हो, उस दिशा में काम चल रहा है। भगवान शिव में पीएम मोदी की श्रद्धा ही ऐसी है कि उनके धाम को लेकर मोदी ने जो संकल्प लिया उसमें देरी का सवाल ही नहीं उठता। और यही वजह है कि केदारनाथ धाम में बन रहे आदि शंकराचार्य के समाधि स्थल से जुड़ी वो तस्वीरें भी सामने आ गई हैं, जिसका पीएम मोदी अनावरण करने वाले हैं। केदारनाथ धाम से जुड़े किसी भी काम में कोई देरी ना हो और वो भव्य तरीके से पूरा हो, इसके लिए पीएम मोदी ने इसे अपना ड्रीम प्रोजेक्ट बनाया और उसका असर यहाँ की तस्वीरों में नजर भी आता है। यही वो जगह है जहाँ आदि शंकराचार्य के समाधि स्थल का काम जोर शोर से चल रहा है। केदारनाथ मंदिर के पीछे आदि शंकराचार्य का प्राचीन समाधि स्थल है। इसी जगह पर भव्य समाधि स्थल का निर्माण कार्य चल रहा है। 36 मीटर गोलाकार क्षेत्र में समाधि स्थल का पुनर्निर्माण हो रहा है। मंदिर से समाधि स्थल जाने के लिए विशेष रास्ता बनाया जा रहा है ताकि केदारनाथ के दर्शन के लिए आने वाले श्रद्धालु आदि शंकराचार्य के समाधि स्थल तक आराम से जा सकें। आदि शंकराचार्य की इस मूर्ति को मैसूर के मूर्तिकार अर्जुन योगीराज ने बनाया है। केदारनाथ धाम तक इस मूर्ति को चिनूक हेलीकॉप्टर की मदद से पहुंचाया गया। इस मूर्ति की खासियत ये होगी कि बारिश, धूप और खराब मौसम का इस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। 5 नवंबर को पीएम मोदी की केदारनाथ यात्रा को लेकर अब यहाँ पर तैयारियों ने जोर पकड़ लिया है। मंदिर परिसर से लेकर मुख्य चबूतरे तक बैरिकेडिंग की गई है। करीब 2.5 साल पहले लोकसभा चुनाव के वक्त जब पीएम मोदी केदारनाथ गए थे तो उन्होंने खुद बताया था कि केदारनाथ धाम को संवारने के लिए उनका प्लान क्या है। यहाँ का जो डेवलपमेंट का मेरा मिशन है उसमें प्रकृति, पर्यावरण और पर्यटन वो तो हर प्रकार से संभाला जाए, लेकिन यहाँ की आस्था और श्रद्धा है उसको हम और अधिक संभालने के लिए क्या केयर कर सकते हैं। हम कोई आध्यात्मिक चेतना में इजाफा तो नहीं कर सकते, लेकिन उसमें कठिनाइयां, रुकावटें डालने से तो अपने आप को बचा सकते हैं।
ये केदारनाथ धाम में पीएम मोदी की गहरी आस्था ही है कि उन्हें जब भी वक्त मिलता है वो बाबा की शरण में खुद ही चले जाते हैं। पिछली बार जब पीएम मोदी केदारनाथ धाम गए थे तो 2019 के लोकसभा चुनाव का प्रचार खत्म होने के अगले दिन ही वो वहां पहुंचे थे। पीएम मोदी ने वहां विधिवत पूजा अर्चना की और फिर जब वो मंदिर से निकले तो अचानक एक ऐसे रास्ते पर बढ़े जो मंदिर से थोड़ी ऊंचाई पर करीब 1.5 किलोमीटर दूर एक गुफा की तरफ जाता था। पीएम मोदी ने 1.5 किलोमीटर का ये रास्ता पैदल ही पार किया और उसके बाद वो उस गुफा में थे जो समुद्र तल से करीब 12,250 फीट की ऊंचाई पर है। उस वक्त मई का महीना था, लेकिन केदारनाथ धाम से कुछ दूरी पर मौजूद इस इलाके में तापमान करीब 2 डिग्री के आसपास था। पीएम मोदी ने गुफा में कई घंटे तक ध्यान लगाया था, साधना भी की थी और उनकी ये तस्वीरें खूब चर्चा में रही थी। इस धरती से हमारा एक विशेष नाता भी रहा है, तो आने का मन कर जाता है। कल से मैं यहाँ हूँ, 2 दिन यहाँ एक गुफा में रहने चला गया था। एकांत का अवसर बहुत लंबे अरसे के बाद मिला और सामने ही 24 घंटे बाबा के दर्शन हो सकते हैं, ऐसी वो गुफा है। 2017 के बाद ये उनका 5वां केदारनाथ दौरा है, जब एक बार फिर बाबा केदारनाथ के दर पर जा रहे हैं और उसे लेकर इस वक्त तैयारियां जोरों पर हैं। तो प्रधानमंत्री मोदी 5 नवंबर को केदारनाथ धाम आने वाले हैं। पीएम मोदी 5वीं बार बाबा केदारनाथ के दर्शन करने आएंगे और इस यात्रा में मोदी कुल 310 करोड़ रुपए की योजनाओं की सौगात देंगे। बिल्कुल, और क्या खास है इसमें आपको बताते हैं। 130 करोड़ के प्रोजेक्ट का उद्घाटन सरस्वती आस्था पथ और घाट के रूप में, मंदाकिनी आस्था पथ के रूप में, तीर्थ पुरोहित आवास के रूप में, मंदाकिनी नदी पर गरुड़ चट्टी पुल के रूप में। ये 130 करोड़ के प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन प्रधानमंत्री करने वाले हैं। इसके अलावा 180 करोड़ के प्रोजेक्ट्स का शिलान्यास करने वाले हैं। संगम घाट का पुनर्विकास, प्राथमिक उपचार केंद्र इसमें शामिल है, पर्यटक सुविधा केंद्र, प्रशासनिक कार्यालय, 2 गेस्ट हाउसेज, अस्पताल, पुलिस स्टेशन, ये सब कुछ। तो प्रधानमंत्री मोदी की शिव भक्ति के बारे में सभी जानते हैं। बाबा केदारनाथ में उनकी अटूट आस्था और प्रेम है। यह स्थान उनके लिए विशेष महत्व भी रखता है। 2013 में आई आपदा के बाद से पीएम मोदी खुद वहां के पुनर्विकास कार्यों पर नजर बनाए हुए थे। पीएम का केदारनाथ प्रेम उनके यहाँ की पिछली यात्राओं में दिखता रहा है। जब पीएम केदारनाथ आए तो कभी वो स्थानीय लोगों से बातचीत करते देखे गए, कभी केदारनाथ में गुफा में ध्यान और साधना करते दिखाई दिए। मोदी इससे पहले 4 बार केदारनाथ के दर्शनों के लिए जा चुके हैं। प्रधानमंत्री बनने के बाद ये उनकी 5वीं केदारनाथ यात्रा होगी। पीएम बनने के बाद मोदी 3 मई 2017 को पहली बार केदारनाथ पहुंचे। 19 अक्टूबर 2017 को एक बार दोबारा केदारनाथ पहुंचे, निर्माण कार्यों का शिलान्यास किया। अगले साल एक बार फिर 7 नवंबर 2018 को मोदी केदारनाथ दर्शन के लिए पहुंचे थे। और ऐसे ही लोकसभा चुनाव के दौरान रैलियों की व्यस्तता से फ्री होकर अगले ही दिन मई 2019 में मोदी एक बार फिर से बाबा केदार के दर्शनों के लिए वहां पर पहुंच गए थे। जी हां, यूपी विधानसभा चुनाव नजदीक है, चुनावी सरगर्मी है, तो जाहिर है नेताजी के लिए व्यस्त होने की एक बड़ी चुनौती भी है। लेकिन इस चुनौती में फिट रहने के लिए नेताजी खुद को कितना फिट रखते हैं, मतलब नेताजी फिट हैं तभी तो हिट है। हम बात कर रहे हैं उन नेताओं की जो खुद को व्यस्त शेड्यूल के बावजूद फिट रखते हैं, लेकिन इसके लिए वो करते क्या है, आज हम दिखाएंगे कानपुर के बिठूर सीट से भाजपा विधायक अभिजीत सिंह सांगा के फिट रहने का फॉर्मूला। देखिए, मेरा मानना है जितना व्यस्त रहेंगे उतना मस्त रहेंगे। मैं सुबह से 7 बजे से अपनी दिनचर्या की शुरुआत करता हूँ, योग करता हूँ, एक्सरसाइज करता हूँ। फिर उसके बाद में हम अलौकिक दैनिक क्रिया है, शुरुआत ये होती है कि गर्म पानी पिया जाता है 1 गिलास। फिर उसके बाद में कहवा बिना जो दूध की एक चाय होती है वो पी जाती है। सुबह सुबह मखाने खाए जाते हैं। फिर उसके बाद में
स्नान ध्यान पूजा करने के बाद मैं दलिया नित्य रूप से सुबह अपने नाश्ते में लेता हूँ। नमकीन दलिया लेता हूँ और फिर उसके बाद अपने जनता दर्शन के लिए निकल पड़ता हूँ। देखिए, मेरा पहला प्रयास रहता है कि मैं बाहर का कुछ ना खाऊं और ऐसा करता भी हूँ। मेरा टिफ़िन रोज़ लग जाता है 3-4 हमारे छोटी छोटी चपातियाँ और एक सब्जी। कोई रास्ते में गाड़ी चलती, गाड़ी में मैं उसको खा करके अपना पेट भरता हूँ और फिर उसके बाद मैं पूरे दिन उसी ऊर्जा के साथ काम करता रहता हूँ। फिर शाम को कहीं पर चाय या इस तरीके कुछ बिस्किट कुछ ले लिया और उसके बाद शाम होते होते रात होते होते फिर मैंने अभी बीच में तो प्रयास ये भी किया था कि मैं रात में भी दलिया खाऊं, लेकिन उसमें मैं सफल भी हुआ और अपना वेट भी कम किया। तो आपने अपने नेताजी को भी देखा, उनकी फिटनेस को भी देखा और उस फिटनेस का राज भी सुना।